देश में लोकसभा का चुनाव चौथे दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में सारे देश में सभी सियासी दल अपने अपने पत्ते फेंक रहे हैं। कोई नहला फेंक रहा है तो दूसरा दल नहले पे दहला मारने की कोशिश कर रहा है। कोई अपनी बयानबाजियों से लोगों को परेशान कर रहा है तो कोई अपने काम को गिना करके वोट बटोरने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पे टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती भी कम नहीं है। उन्होंने पहले तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर, सभी लोकसभा सीटों पर ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींदें हराम हो गई। दूसरी तरफ जब उन्होंने दिल्ली में अपने सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए तो सोचने पर सभी दल मजबूर हो गए कि मायावती आखिर कौन सी चाल चल रही हैं। इसके अलावा मायावती को क्योंकि अपने दलित वोटों को साथ कर रखना है, ऐसे में उनको किसी बड़े दलित नेता का साथ चाहिए। बड़े दलित नेता के तौर पर वो अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, आकाश आनंद उनकी परिपक्वता वाले पैमाने पर खरे नहीं उतरे और जिस तरह से उन्होंने दिसंबर के महीने में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। और फैसला वापस लेने के बाद हमने ये भी देखा कि आकाश आनंद नाराज नहीं हुए और मायावती को पूजनीय बताया, उनसे माफी मांगी। यानी कि आज हमारे मुद्दे में पहली खबर रहेगी आकाश आनंद की मायावती से माफी, और आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगते वक्त आखिर क्या कहा। दूसरी तरफ हम चलेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी जोरों पर है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नायाब सिंह सैनी वाली सरकार दरअसल खतरे में आ गई है। खतरे में इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा सरकार यानी नायाब सिंह सैनी सरकार को जो जेजेपी अपना समर्थन कर रही थी 10 विधायकों के साथ, अब उसके दुष्यंत चौटाला नाराज हो गए हैं और वो खुले तौर पर बगावत पर उतर आए हैं। दुष्यंत चौटाला का यह कहना है कि भैया हम तो जो है अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, यानी कि हम खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने में कामयाब हो जाती है तो हम उनको पूरा समर्थन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत से, पूरे जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस की स्थिति जेजेपी के साथ मिलकर के हरियाणा में क्या है, क्या वाकई हरियाणा की सरकार खतरे में है? दूसरे मुद्दे में हमारी आज की खबर यही होगी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में मायावती से, बहुजन समाज पार्टी से और आकाश आनंद से। 2023 में दिसंबर के महीने में आकाश आनंद, जो मायावती के भतीजे हैं, उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी घोषित किया गया। वो अपनी पार्टी के लिए यानी बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती के लिए रैलियां शुरू कर दी, मीटिंग शुरू कर दी, दलित बस्तियों में जाकर के लोगों से मुलाकात करने लगे, उनके हक के बारे में समझाने लगे। धीरे धीरे एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। मायावती को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दलित वोट, जो उनका अपना एक पुख्ता दलित वोट बैंक है, वो चाहिए भी था। मायावती ने क्या किया कि मायावती ने कोई घोषणा पत्र घोषित नहीं किया, यानी जारी नहीं किया, जैसा कि वो हमेशा करती है। वो कहती हैं कि हमारा घोषणा पत्र संविधान ही है, भारतीय संविधान ही है। मायावती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए, कांसीराम के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ी हैं, दलितों की राजनीति करी है, और आज की तारीख में मायावती से बड़ा दलित का नेता पूरे भारत में नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी धुरी पर ही राजनीति कहीं ना कहीं घूमती है, यानी कि राजनीति की धुरी पर वो बेहद अहम जिम्मेदारी, बेहद अहम अहमियत रखती हैं मायावती। अब मायावती के लिए कितना खास हो जाता है उत्तर प्रदेश जीतना, ये सभी को पता है। और मायावती को अगर इंडिया गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है तो उन्हें उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे बड़े दलित नेता की जरूरत होगी ही, क्योंकि जो दलित वोट छिटक करके दूसरे नेता की तरफ जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुके हैं, या थोड़ा बहुत कांग्रेस और थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी उसे घसीट चुके हैं, उसे वापस लाना है।
ऐसे में मायावती ने तय किया कि अपने भतीजे को आगे बढ़ाएंगी, अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करेंगी, जो उन्होंने किया, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू करी, ताबड़तोड़ मीटिंग शुरू करी, दलितों की बस्तियों में जाना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया, अपनी पार्टी के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो दलितों के लिए क्या क्या काम करेंगे। लेकिन जोश में आकाश आनंद होश खो बैठे और होश जब खोया तो ऐसा बोल गए कि किसी को पसंद नहीं आया और ऐसा बोल गए कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई। सीतापुर में आकाश आनंद भाषण दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर निशाना साध रहे थे, शिक्षा को लेकर निशाना साध रहे थे। बोलते बोलते जवानी के जोश में ऐसा बोल गए कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। वो भारतीय जनता पार्टी को चोर बोल गए, सत्ता दल को चोर बोल गए। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि मायावती को आगे आकर के अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने वाला फैसला वापस लेना पड़ा, यहां तक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के पद से भी हटा देना पड़ा। यानी मायावती ने अपनी विचारधारा को कायम रखा, क्योंकि उनकी विचारधारा में उनके हिसाब से यह बताया गया है कि हम किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, ना ही इतना उग्र होंगे। हम दलितों की राजनीति करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं और उनको उनके हक की चीजें दिलाने के लिए उनको उसके बारे में हम बातें बताते हैं ताकि वो जागरूक हो सके। लेकिन ये आकाश आनंद वाली बात उनकी विचारधारा से इतर थी। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आकाश आनंद भी अच्छी खासी अगर दलितों में पैठ रखते हैं तो वो मायावती से नाराज नहीं हुए? क्योंकि मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद दलितों की विचारधारा पर चलने के लिए और दलितों के नेता बनने के लिए फिलहाल अपरिपक्व हैं, यानी उनमें अभी परिपक्वता नहीं आई है। अब अच्छी खासी उम्र के शादीशुदा आदमी को अगर आप अपरिपक्व बोलेंगे तो वो नाराज तो होगा ही, वो भी जब उसके पास एक जनाधार हो। लेकिन आकाश आनंद नाराज नहीं हुए। आकाश आनंद ने बाकायदा ये बात कही कि मैं आज भी मायावती का सम्मान करता हूं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं और हम उनके ही दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आकाश आनंद की इस बात से साफ तौर पर पता चल जाता है कि मायावती कहीं ना कहीं अपने भतीजे को लेकर डरी हुई थी कि ऐसे बयान के बाद सत्ता दल कहीं कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे, जिसकी वजह से उनके भतीजे को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। राजनीति तो बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन मायावती के इस फैसले के बाद जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं और जो जनता है, वो दरअसल सवाल खड़े करने लगी कि जो मायावती एक छोटे से या उसको बड़ा कह लीजिए इतने एक बयान के बाद डर गई, उनको बैकस्टेप ले लिया, तो अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो हमारी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी, हमारी बातों को संसद में या विधानसभा में कैसे पहुंचाएंगी? ये बड़ा सवाल है। खैर, ये जनता के मन में सवाल है और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन एक और कारण है कि हमने आपसे बात की कि मायावती को उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए एक बड़े दलित नेता की जरूरत है और उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि मायावती के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश में बड़े दलित नेता हैं। लेकिन हमने आपको जैसा बताया कि मायावती अपनी विचारधारा से अलग हटकर किसी भी दलित नेता को अपने साथ शामिल नहीं करेंगी, चाहे जो हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ परेशानी यह है कि वो कभी भी हिंदू धर्म के ग्रंथों के खिलाफ, उनके देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बयान दे देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा कर दिया कि रामचरितमानस में शूद्रों और नारियों के खिलाफ गलत बयानबाजी की गई है। उन्होंने ब्राह्मणों को आड़े हाथे ले लिया, उन्होंने हिंदू धर्म को आड़े हाथों ले लिया, उन्होंने साधु संतों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर दी, जिसके बाद उन पर कई तरह के आरोप लग गए, उन पर हमलावर लोग हो गए। लोग तो कहने लगे, बहुत सारे तथाकथित दल हैं जो कहने लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर जुबान काट के दे दी जाए तो हम उसे 10 लाख का इनाम देंगे। यानी कि विवाद यहां तक बढ़ गया। खैर, एक ये कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य का बीएसपी में शामिल ना हो पाना। क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ये दावा कर रहे थे कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से मायावती की बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन मायावती ने उनकी इन्हीं बयानबाजियों की वजह से टिकट नहीं दिया और मायावती अब पतले रास्ते से बच के निकल गई है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आकाश आनंद नहीं तो फिर मायावती का उत्तराधिकारी कौन? ऐसे में जवाब आपको मिलेगा आकाश आनंद ही, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं। लेकिन एक जवाब यहां पर और तैरता मिल रहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद का नाम।
चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में उभरते हुए बड़े युवा दलित नेता हैं। उनकी अच्छी खासी पैठ है। बड़े युवा दलित नेता यूं हैं कि नगीना लोकसभा क्षेत्र में जब आकाश आनंद को उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही थी तो वहां की जनता ने उनका विरोध कर दिया। बोले कि बाहरी प्रत्याशी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो, जबकि वो मायावती के भतीजे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर के लोगों ने कहा कि वो जिधर कहेंगे हम उधर वोट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आकाश आनंद से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की पकड़ मजबूत होती जा रही है दलितों के भीतर। अब मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर कितना सीरियस हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मायावती की पार्टी में यानी बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से चुनाव लड़ने की कवायद चल रही थी, जितनी मजबूती से बसपा चुनाव लड़ रही थी, आकाश आनंद को बैक स्टेप लेने के बाद अब वो कहीं ना कहीं मामला थम गया है। इसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर चलेंगे और दूसरा मुद्दा बेहद खास है लोकसभा चुनाव के भीतर, क्योंकि हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की सरकार संकट में आ खड़ी हुई है। संकट में इसलिए क्योंकि हरियाणा में कुल मिलाकर के 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 88 पर विधायक हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं 25 मई को। बाकी 88 सीटें बचती हैं, उसमें से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 30 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 10 सीटें जेजेपी के पास हैं, 6 सीट निर्दलियों के पास है, एक सीट वहां की लोकल दलों के पास है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, ये वाला समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की अपनी 40 सीटें, जेजेपी की 10 सीटें और 6 निर्दलीय विधायकों की सीटें, यानी 40 और 10 50 और 6 66। अब 66 सीटों में क्या हुआ है कि जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है 10 सीटों के साथ, और 3 निर्दलीय विधायक भी टूट गए हैं। बाकी जो लोकल के विधायक हैं, जो लोकल की पार्टियां हैं, वो भी कह रही हैं कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि कहीं लोकसभा चुनावों के बीच में जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोकसभा क्षेत्र जीतने में जुटे हों और कांग्रेस कहीं बड़ा खेल न कर जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर बड़ा खेल करने के लिए भी कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा सत्ता दल से, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें विधायक गिने जाएंगे, और फ्लोर टेस्ट होने के लिए 2 फ्लोर टेस्ट के बीच में 6 महीने का गैप चाहिए। क्योंकि अभी जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके नायब सिंह सैनी की सरकार बनाई गई थी, तब फरवरी महीने में फ्लोर टेस्ट हुआ था, यानी कि अभी 6 महीने तक कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर जो माहौल बना रही है, हो सकता है कि उन्होंने विधायकों की संख्या जुटा ली हो, लेकिन सरकार बना पाना पूरी तरह से निराधार है। निराधार इस वजह से क्योंकि वक्त नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ये किया जा रहा है, ऐसा काम क्यों किया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि लोकसभा चुनाव में जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने एक सीट मांगी थी सांसदी लड़ने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं दी गई। शायद ये कहकर नहीं दी गई कि आपका जनाधार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अभी तैयार नहीं है, आप अभी और मेहनत करिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला के ये बात दिल पर लगी, उनके इमेज को खराब करने वाली बात उन्हें लगी, और वो समर्थन वापस लेकर के चले गए और उन्होंने कहा कि अब हम कांग्रेस को बाहर से खुला समर्थन कर रहे हैं। उनकी देखा देखी 3 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के पास चले गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि भाई क्या वाकई में कांग्रेस के पास कुछ जनाधार हो गया है, और अगर हो गया है तो फिर क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर मिलेगा तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति खराब हो जाएगी, जैसे कि पिछले 2019 चुनाव में सारी की सारी हरियाणा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, एक भी सीट किसी और दूसरे दल को नहीं मिली थी। लेकिन यहां बीच में एक बात निकल करके ये आ रही है कि जेजेपी भले ही कितना दावा कर ले कि भाई हम जो है पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का यह दावा है कि नायाब सिंह सैनी की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, और अगर वो जाने की कोशिश भी करेंगे तो उनके 10 में से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। और भाजपा के कुछ नेता ऐसा भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब ऐसे में तो सारा मामला जो कांग्रेस का और जेजेपी का है वो धरा का धरा रह जाता है। यानी कि अभी भी हरियाणा के अंदर उठापटक बहुत जोरों से चल रही है।
कौन सरकार बना पाएगा, किसकी सरकार गिरेगी, किसकी सरकार बची रहती है, ये बड़ा सवाल है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो तमाम तरह की एक तस्वीर निकलकर हरियाणा से हमारे सामने आ रही है विधानसभा को लेकर के, उसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा और सिर्फ हरियाणा के लोकसभा चुनाव में नहीं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। इन दो मुद्दों के साथ आज हम यहीं पर चीजें खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए द न्यूज़ 15 को देखते रहिए। शुक्रिया।